Hello, dear students. Today we are going to solve a very fascinating problem, 6.1 from IE Arodov book. So basically ये जो problem है ये एटॉमिक फिजिक्स का प्रॉब्लम है एंड इट्स अ वेरी क्लासिक प्रॉब्लम. इसमें बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन दी है एंड अज्यूम किया है दैट आपका लेवल यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना बढ़ चुका है कि बेसिकली यू नो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड नॉट ओनली दैट यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ द एटॉमिक फिजिक्स लाइक कि थॉमसन का मॉडल क्या था, बोर का मॉडल क्या था, रुदरफोर्ड का मॉडल क्या था. सो बेसिकली सवाल ये पूछा गया है कि थॉमसन्स का जो मॉडल है उसको एम्प्लॉय करके कैलकुलेट करो कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या होगा. यानी कि अगर थॉमसन खुद अगर कैलकुलेट करते तो बेसिकली वो क्या बताते, मतलब हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है. ठीक है, वो कैलकुलेट करना है. तो ये बात हो गई. बाय द वे आपको तो पता ही होगा जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था. उसके बाद जाके अपना मॉडल दिया था जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. फिर उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि यानी कि लाइट कौन सी एमिट होगी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है तो. अच्छा, लाइट कब एमिट होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन परफॉर्म करता है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन अगर परफॉर्म करता है इस मॉडल के अंदर तो वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन. और आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बता दी गई है जो कि है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देर ना करते हुए बेसिकली चलिए मैं आपको नोट पैड पे ले चलता हूँ एंड समझाता हूँ बेसिकली कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले हमको ये जो चीज़ समझनी है वो ये है, हम लोग ने बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रखा है और उसके मुताबिक हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर इज़ बेसिकली गिवन बाय द फॉर्मूला. तो के रहता है, के का सिंपली मतलब आप जानते हैं कि इट इज़ 1/4πε0. ठीक है. और उसके बाद में क्यू रहता है. ठीक है. आर रहता है जो है वो आर ग्रेटर देन आर के लिए होता है, बट ये हमको यूज़ नहीं होने वाला है. ठीक है. हमको जो मेन यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला है इनसाइड ऑफ द स्फीयर के लिए बेसिकली. तो वो होता है के क्यू बाई आर, ब्रैकेट में यहाँ पे हम 3/2 लिखते हैं माइनस आर स्क्वायर बाई 2r². हमें ये वाला जो है फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है बिकॉज हम लोग एटम के अंदर रहने वाले हैं, एटम से बाहर निकल के देखने नहीं वाले. तो एक सिचुएशन ऐसी होगी कि जहाँ पर बेसिकली ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन सेंटर में होगा. तो इलेक्ट्रॉन जब सेंटर में होगा तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी. ठीक है. तो फिर इतना सही फॉर्मूला यूज़ करना होगा. और एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को सेंटर से थोड़ा सा हिलाएंगे, ऑसिलेट करके देखेंगे फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और उसमें फिर आर जो है जीरो नहीं होगा तो हमें ये वाला भी यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीट ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. चीज़ बेसिकली है फॉर आर लेस देन आर. ठीक है, इस बात को हम जरा याद रखेंगे कि ये आर लेस देन आर के लिए है. अब इसके आगे हम ये समझेंगे कि थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है बेसिकली वो क्या कह रहा है. तो याद रखना ये जो आर ग्रेटर देन आर वाला पार्ट है ना, ये हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम आर लेस देन आर वाला इस्तेमाल करने वाले हैं. तो प्लम पुडिंग मॉडल में थॉमसन ने कहा था कि बेसिकली थोड़ा स्फेरिकल नेचर का एटम रहता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है स्मियर्ड आउट है. स्मियर्ड आउट मतलब फैला हुआ है, एक बादल की तरह हर जगह पर है बेसिकली. और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस चार्जेस वो इधर 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 करके एम्बेड होंगे. लेकिन वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि बेसिकली उनका टोटल मिला के जो एक नेगेटिव सेंटर आना चाहिए वो बेसिकली टोटल मिला के जो पॉजिटिव है उसका सेंटर उससे कोइंसाइड होना चाहिए. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक तरीके का होना चाहिए ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल आउट होकर एटम को न्यूट्रल बना दें. ठीक है. तो ऐसा होना चाहिए. अब जो हमारा केस है बेसिकली वो हाइड्रोजन एटम का केस है. हाइड्रोजन एटम के अंदर आप जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर सिंपली 1 है. तो यानी कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और एक ही प्रोटॉन रहता है. तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. अब सिनेरियो डिफरेंट का मतलब ये है कि आपका एटम जो है बेसिकली उसमें तो जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस चार्ज है वो भी भले एक ही है, लेकिन वो एक ही चार्ज जो है छोटे छोटे अमाउंट में ना हर जगह पे फैला हुआ होगा. बिकॉज थॉमसन के कहने का मतलब यही था कि बेसिकली स्मियर्ड आउट रहता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच की तरह है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही एंटिटी है. तो वो जो है उसको फिर सेंटर में होना होगा, क्योंकि अब अगर वो एक ही है तो वो तो फैल नहीं सकता. और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कभी कभार कहते हैं, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी मीन्स फोकस बेसिकली, नॉट एक्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो जो ग्रेविटी होती है इन जनरल टर्म्स अर्थ की ग्रेविटी एंड ऑल. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रहना होगा, सेंटर में रहना होगा. तो दिस इज द थॉमसन मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम. तो अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से जो पोटेंशियल सेंटर में बनता है हमने उसको देख चुके हैं बेसिकली. तो सेंटर में उसका जो पोटेंशियल होता है वो इतना होता है जो कि हमने देखा है, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर इंटू 3/2. ये पोटेंशियल होता है सेंटर के अंदर. तो बेसिकली पोटेंशियल इतना हो गया. अच्छा, उस पोटेंशियल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जो कि -E चार्ज है, तो फिर एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी सिस्टम के अंदर. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है बेसिकली U इज इक्वल्स टू -E इंटू पोटेंशियल हो जाएगा, है ना. पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज ने क्रिएट किया और उस पोटेंशियल के अंदर आया कौन? एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जो कि -E चार्ज के. अच्छा, बिकॉज ये सिस्टम रेस्ट पर है, इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं कर रहा है, एटम मूव नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली सिस्टम की क्या है? जीरो है. तो टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से बनी होती है वो बेसिकली कितनी हो जाएगी? सिंपली इतनी हो जाएगी, -E इंटू वी. और उसकी वैल्यू जो है हम लोगों को 13.6 MeV दी हुई भी है. तो हम लोग जरा उसको नोट करके रख लेते हैं.
सो एनर्जी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, इट इज सिंपली माइनस ई इंटू वी। कितना आया था हमारा सबसे पहले, वी कितना था, तो इट वॉज के क्यू बाई आर। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन बैठा है, एक ही प्रोटॉन बैठा है, तो वो प्लस ई होता है, ठीक है। और ये आर हो गया, ब्रैकेट के अंदर हमारा 3/2 भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको टोटल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा बाय द वे, ये आर को मैं बाहर मतलब एक साइड पे ले लेता हूँ आर को, तो आर इज इक्वल्स टू जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0, जो कि के की वैल्यू है, ई स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 इंटू 10⁻⁹ मिलेगा, ओके ओके। सो 9 इंटू 10⁻⁹ डाल दिया। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और उसका स्क्वायर में है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू इंटू 3/2 है। अच्छा डिवाइड करके बेसिकली नीचे जो ई दिया हुआ है ना वो मैं लिखूंगा, तो वो 13.6 है और एम ई वी में लिखा हुआ है। एम ई वी का मतलब क्या होता है ना कि एम तो मतलब मेगा हो गया, मेगा, तो मेगा इज लाइक 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है, उसको ऐसा ही सिस्टम में लेके आना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जस्ट सिंपली रिप्लेस कर दीजिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर जो माइनस साइन है मैंने उसको इग्नोर किया। देखिए इग्नोर करने के पीछे एक वजह है, वो वजह ये है कि ये तो टोटल एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन की है बेसिकली सिस्टम के अंदर, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन को जब आइसोलेट करना है, आयोनाइज करना है बेसिकली, तो आपको इतनी एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन अंदर बंधा हुआ क्यों है, रखा हुआ क्यों है, क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, वो तो होना ही चाहिए, तभी तो वो बाउंड रहेगा ना, वरना वो तो फ्री हो जाएगा। तो उसको फ्री करने के लिए जो आप एनर्जी देंगे ना बेसिकली दैट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ होल दिस थिंग। ये पूरी चीज आपको यहाँ लिखनी है पॉजिटिव में, तो इसीलिए ये माइनस साइन को लेना नहीं है, रेडियस में जो है हमको माइनस साइन को इग्नोर करना है। तो जब आप ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेशन करेंगे आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल भी हो जा रहा है, तो आपको जो है वैल्यू आने वाली है अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा आएगा 0.1588 सब नैनोमीटर्स, इस तरीके से कुछ वैल्यू आने वाली है। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली ये वैल्यू जो है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए तो थॉमसन का मॉडल बेसिकली करेक्ट नहीं है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था एंड वी वेंट फॉर बेटर मॉडल्स लाइक रुदरफोर्ड एंड इवन बेटर बोर्स मॉडल, एंड आफ्टर दैट सोमरफील्ड पे गए थे और अलग अलग चीज़ों पे गए थे, बट ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आई है, एक्चुअल वैल्यू तो आप जानते हैं ना, मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट ऐसी एक्स्ट्रा पार्ट है वो, इस प्रॉब्लम से अलग है। तो एक्चुअल वैल्यू जो हाइड्रोजन एटम की है वो इट इज़ 53 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर क्या होता है ना, तो इट इज़ लाइक 10⁻12 मीटर्स। सो उसको मैं लिख सकता हूँ 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻10 मीटर्स होता है, ठीक है। तो इतना जो है हाइड्रोजन का साइज है एक्चुअल में, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट है वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। रेडियस एक पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में ना हमको वेवलेंथ निकालने के लिए बोला हुआ है। वेवलेंथ निकालने के लिए चलिए क्या करते हैं ना, पहले के इलेक्ट्रॉन को शेक करते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जो ये एटम था जिसके अंदर जो है बेसिकली ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन सेंटर में बैठा हुआ था, उस सेंटर में से अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, यहाँ से इसको हिला के कहीं और ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे हिला दीजिए, स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिए बाई डिस्टेंस आर, है ना, इसे थोड़ा सा हिलाएंगे वहाँ से। तो देखो जब वहाँ से हिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम से हटेगा, इक्विलिब्रियम से जब चीज़ें हटती हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है ना, वापस से उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। तो चीज़ें पीछे की तरफ आती हैं, लेकिन पीछे आते आते क्या होता है कि उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली होती है, तो वो वहाँ पर रुक नहीं सकती ड्यू टू इनर्शिया, वो वहाँ पर रुक नहीं सकती और वो उस पॉइंट से आगे बढ़ जाती हैं, और जब वो आगे बढ़ जाती हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स फिर से सेंटर की तरफ देखने लगता है, सेंटर की तरफ पलट जाता है, ठीक है, और फिर से चीज़ें उस तरफ आती है, तो इस तरीके से ऑसिलेशन चलता रहता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्प्लेस किया हुआ है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे ना कि उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई होगी। अब देखिए पोटेंशियल की वैल्यू जो है बेसिकली वो आपका क्या होगा, इट विल बी के क्यू बाई आर ब्रैकेट में 3/2 और माइनस आर स्क्वायर बाई 2r², है ना, ये वाली वैल्यू है, राइट। तो के मतलब 1/4πε0, तो अभी बता दिया था। तो ये वाली वैल्यू अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी, है ना, बिकॉज ये r लेस देन आर के लिए इस्तेमाल होता है, आर लेस देन आर के लिए। अब सेंटर से भी हट चुका है, तो आर जीरो तो नहीं है ना, तो जो सबसे स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया था बेसिकली फॉर्मूला, उसमें सिर्फ इतना ही पार्ट था, लेकिन अब बेसिकली आर जीरो नहीं है, सेंटर में से थोड़ा हट चुका है इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये पूरा ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर लेस देन आर के लिए, तो ये तो पोटेंशियल हो गया। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ डू यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं अभी आई लिख ले रहा हूँ, बिकॉज मैंने एनर्जी के लिए ऑलरेडी ई यूज़ कर लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिंपली माइनस dV/dr, ये आप लोग जानते हैं। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आप लोग को मालूम है कि के क्यू बाई आर जो है वो एज इट इज़ हट जाएगा साइड में, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर ये जो है आपका अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो उसके साथ क्या होगा कि जो 3/2 है वो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और जो r²/2r² है उसमें से 2r² तो हट जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, और r² डेरिवेटिव इज 2r, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली बचेगा क्या, तो हमें जो चीज़ें बच के मिलेंगी, अच्छा बाय द वे ये माइनस साइन है और एक ये वाला जो माइनस साइन बाहर की तरफ है, दोनों कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है ना, इट्स गोइंग टू बी के क्यू बाई आर क्यूब, और यहाँ पे हमको मिलेगा आर सिंपली। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू के बाई आर क्यूब
E इंटू आर, जहाँ पे E जो है वो प्रोटॉन की वैल्यू है, बेसिकली प्रोटॉन की वैल्यू। अच्छा, अब जो मैं फोर्स निकालूंगा, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि फील्ड में है, और बेसिकली किसकी फील्ड में, किसकी इंटेंसिटी में है, तो बेसिकली प्रोटॉन की इंटेंसिटी में है ना, प्रोटॉन की फील्ड में है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी वॉट एफ इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर आर बाई आर क्यूब। अच्छा, ये जो माइनस साइन है इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, माइनस साइन सिंपली ये बता रहे हैं कि इट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप लोग इसका ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप ना फोर्स की जो वैल्यू है ना उस पर ध्यान दीजिए। तो इट इज गोइंग टू बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर बाई आर क्यूब। ओके, अगर मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो फिर वो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली एफ इक्वल्स टू माइनस आ जाएगा, है ना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ई स्क्वायर आर बाई आर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे आर कैप होगा। और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि बेसिकली जो फोर्स है और ये जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को हिलाया गया हल्का सा, दे आर ऑपोजिट, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, उससे मालूम पड़ता है। अच्छा, अभी आप लोग न्यूटन्स लॉ से जानते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, जहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को बेसिकली आर डबल डॉट भी लिखते हैं। ये बात तो आप लोग जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, काइनेमेटिक्स से, कि ऐसा हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इंटू ए का मतलब आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस, वापस से मैं थोड़ा शॉर्ट में के ही लिख रहा हूँ, ई स्क्वायर आर आर कैप बाई आर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको चीज़ों को इधर उधर लेके आते हैं, ठीक है। तो एम आर डबल डॉट प्लस के ई स्क्वायर आर बाई आर क्यूब, और यहाँ पे हो गया मेरा आर कैप, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सॉरी ये लगाना भूल गया था, हाँ ठीक है, इसको लगाना है, इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना कि वेक्टर्स ज़रा हटा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं क्या लिखूँगा अभी, तो आर डबल डॉट, ठीक है, और एम से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो के ई स्क्वायर आर बाई एम आर क्यूब, ठीक है। और एक सेकेंड, मैंने ये हटा दे रहा हूँ वेक्टर्स, सो ये आर कैप भी हट जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और फिर इसको जो ये वाला पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये ओमेगा स्क्वायर अचानक में कहाँ से आ गया, तो देखिए आप लोग ये बात तो जानते हैं ना कि बेसिकली ये जो इक्वेशन है इट इज़ इक्वेशन ऑफ एन एस एच एम, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ एस एच एम ऐसी ही तो दिखाई देती है ना, तो जिसमें जो होता है बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो आर के साथ होता है, आर या फिर आपने शायद एक्स देखा होगा उसके साथ होता है, तो वो ओमेगा स्क्वायर कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है के ई स्क्वायर बाई एम आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया, हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अभी ओमेगा अगर मैं लेता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी ई स्क्वायर, जो था वो ई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाई एम आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि ओमेगा जो होता है ना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, और बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, सी बाई लैम्डा होता है, तो 2 पाई सी बाई लैम्डा, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ ही तो हमसे पूछा गया है ना, तो वेवलेंथ इज गोइंग टू बी 2 पाई बाई सी, 2 पाई सी बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब बाई के, ठीक है। और जो मेरा ई है वो भी नीचे आ जाएगा, है ना, और ये जो है सी भी ऊपर रहेगा, तो 2 पाई सी नीचे ई आ गया, अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब बाई के हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो 2 डाल दूंगा, 3.14 डाल दूंगा, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वो डाल दूंगा, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 इंटू 10⁻31 डाल दूंगा, और जो रेडियस अभी ऊपर हमने निकाला था ना उसकी वैल्यू क्या थी, इट वॉज 1.59, है ना, अप्रॉक्स नैनोमीटर था, इट वॉज इन द नैनोमीटर, या फिर 1.59 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, तो 10⁻⁻10 उसका मुझे क्या करना है ना, क्यूब लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं क्या करूँगा, क्यूब कर दूंगा, आई क्यूब इट डिवाइड बाई जो के है, के की वैल्यू क्या होती है ना, 9 इंटू 10⁻9 होती है, तो 9 इंटू 10⁻9, तो ये मैं ले लूँगा। जब मैं ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो बेसिकली मुझे क्या मिलने वाली है, लैम्डा की वैल्यू 0.24 इंटू 10⁻⁻6 मीटर अप्रॉक्स, तो ये इतना आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, या फिर सिंपली 2400 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। तो ये जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी, और ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमको दोनों आंसर आ चुके हैं, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।